चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन फॉर बॉन्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? प्रीवियसली अजम्पशंस जो होते हैं स्टील और कंक्रीट के बीच परफेक्ट बॉन्ड माना गया है। स्ट्रेंथ कंपेटेबिलिटी अज्यूम की गई है। डेवलपमेंट लेंथ को का कंसेप्ट यूज किया गया है इसके अंदर। रियल क्वेश्चंस क्या राइज होते हैं कि टेंसाइल वार को इंश्योर करना क्यों एसेंशियल है। दूसरा, डिफॉर्म बार प्लेन बार से क्यों बेटर होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि बॉन्ड का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है। इस चैप्टर पर फोकस करेंगे बॉन्ड स्ट्रेस समझना और बॉन्ड की स्ट्रेंथ को समझना। ये दो चीज़ें इस चीज़ के अंदर हम समझेंगे। तो इसका इंटायर इंट्यूशंस अगर हम समझे इसका तो होगा कि अगर स्टील और कंक्रीट चिपक कर काम नहीं करेंगे तो दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। स्ट्रक्चर कंपोजिट तभी बनेगा जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में। जो उसकी डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड होता है एडेसिव फोर्स बिटवीन स्टील वार एंड सराउंडिंग कंक्रीट। रोल ऑफ बॉन्ड क्या होता है? एक्सियल फोर्स ट्रांसफ़र करना है स्टील से कंक्रीट के अंदर, स्लिप को प्रिवेंट करना है और स्ट्रेंथ कंपेटिबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं और कंपोजिट एक्शन इंश्योर करते हैं इसके अंदर। जो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देता है वो ये है प्लेन रहने का अजम्पशन तभी वैलिड है जब बॉन्ड इफेक्टिव हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंट्यूशंस के बारे में। अगर बॉन्ड ना हो तो स्टील कंक्रीट के अंदर फ्रीली स्लाइड करेगा, फिर स्ट्रेन सेम नहीं रहेगा, फिर बेंडिंग थ्योरी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं की मैकेनिज्म। बॉन्डी स्टील स्टील को इफेक्टिव बनाता है। रिमेंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है याद रखना है वो है कि बॉन्ड ना हो तो रेनफोर्सिंग बार स्टीयरिंग की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रेस बिहेवियर जो होता है वो होता है स्ट्रिंग में स्ट्रेस हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। बार में एक्सियल स्ट्रेस वेरी करता है लेंथ के अलोंग। नेक्स्ट आता है वाई वेरिएशन नीडेड। बेंडिंग मोमेंट लेंथ के अलोंग वेरी करता है, जिसका कंक्लूजन होता है कि बॉन्ड ही स्ट्रेस वेरिएशन अलाउ करता है। नेक्स्ट इसका डीप इंट्यूशन समझते हैं तो बीम में बेंडिंग मोमेंट हर जगह सेम नहीं होता है, इसलिए स्टील का स्ट्रेस भी हर जगह सेम नहीं हो सकता। अगर बॉन्ड नहीं होगा तो स्टील सिर्फ कांस्टेंट स्ट्रेस लेगा, स्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा। स्टील सिर्फ कांस्टेंट स्ट्रेस लेगा और वो सेफ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोर्स ट्रांसफर थ्रू द बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ फोर्स इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, केमिकल एडेशन, ये स्टिकी ग्लू जैसी प्रॉपर्टी है जो सीमेंट हाइड्रेशन के प्रोडक्ट की वजह से है। स्टील और कंक्रीट के बीच चिपकने की इनिशियल स्ट्रेंथ होती है। अब बात करते हैं इसका जो इंट्यूशन, जैसे फेविकॉल दो चीज़ों को चिपकाता है वैसे ही सीमेंट हाइड्रेशन प्रोडक्ट स्टील को और कंक्रीट को चिपका देते हैं। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के बारे में। पॉइंट 2, सरफेस रफनेस की वजह से कंक्रीट का ग्रिप स्टील पर स्लिप अपोज करता है, जिसका इंट्यूशन है रफ सरफेस पर स्लाइड करना मुश्किल होता है। स्टील और कंक्रीट के बीच फ्रिक्शन फोर्स ट्रांसफ़र को हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के अंदर क्या होता है? डिफॉर्म्ड बार एक रिब या प्रोट्रूशंस की वजह से कंक्रीट रिब के अगेंस्ट लॉक हो जाता है, प्लेन बार में अवेलेबल नहीं होता है। ये सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है। रिब कंक्रीट को पकड़कर एक मैकेनिकल लॉक बना देता है, इसलिए डिफॉर्म्ड बार प्लेन बार से बेटर होता है। नेक्स्ट समझते हैं बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में, जिसकी डेफिनेशन होती है बॉन्ड रेजिस्टेंस डेवलप होती है इंटरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस पर रेनफोर्सिंग बार और कंक्रीट के बीच। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, जिसका मीनिंग होता है बॉन्ड स्ट्रेस का वो ये होता है इंटरफेस पर डेवलप होने वाला स्ट्रेस को बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका इंट्यूशन है वो होता है कि स्टील जब पुल होती है तो कंक्रीट उसको रोकने की कोशिश करता है और ये रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेस ही बॉन्ड स्ट्रेस है। इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं कि फोर्स ट्रांसफ़र पॉसिबल बनाता है, स्लिप प्रिवेंट करता है और कंपोजिट एक्शन मेंटेन करता है। इसका ओवरऑल कंसेप्ट क्या होता है? बॉन्ड जो होता है एडेसिव, फ्रिक्शन और मैकेनिकल इंटरलॉक का एक मैकेनिज्म होता है। उसके बाद में डिफॉर्म्ड बार स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देता है। जो डिफॉर्म्ड बार होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देता है। बॉन्ड स्ट्रेस इंटरफेस पर डेवलप होता है। अब कंप्लीट इसका जो एक इंट्यूशन समझें कि ओवरऑल इस मैकेनिज्म के अंदर क्या हुआ है। वो हुआ है कि अगर बॉन्ड मैकेनिज्म के काम नहीं करेगा, पूरी एनालॉजी को समझो इसके अंदर। अगर बॉन्ड मैकेनिज्म काम नहीं करेगा
तो स्टील स्लाइड करेगा। अगर स्टील स्लाइड करेगा तो फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आरसीसी बीम फेल हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड के बारे में। फ्लेक्सुरल बॉन्ड का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? रेनफोर्सिंग बार में टेंशन लेंथ के अलोंग वेरी करता है। ये वेरिएशन बेंडिंग मोमेंट के चेंज होने की वजह से होता है। ये फोर्स ट्रांसफ़र फ्लेक्सुरल बॉन्ड के थ्रू होता है। इसको समझे अगर हम, तो बीम में बेंडिंग मोमेंट हर जगह सेम नहीं होता है, इसलिए स्टील टेंशन भी चेंज होती है। ये चेंज जो स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है वही फ्लेक्सुरल बॉन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम दो सेक्शन कंसीडर करते हैं डिस्टेंस डी एक्स पर। डायग्राम आपको दिमाग में याद है। सेक्शन ए जो होता है एम इज इक्वल्स टू सी जी और टी जेड होता है। सेक्शन बी जो होता है वो एम प्लस डी एम होता है, इज इक्वल्स टू सी प्लस डी सी जेड या टी प्लस टी डी टी जेड होता है। अभी जो अब इक्वेशन है उसमें डी टी बराबर हम ले सकते हैं डी एम बाई जेड। जब मोमेंट थोड़ा सा चेंज होता है तो डी एम होता है, जब टेंशन भी थोड़ी सी चेंज होती है तो डी टी होती हैं। ये अनबैलेंस्ड फोर्स कंक्रीट को ट्रांसफ़र होती हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डी टी के बारे में। डी टी जो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स इन बार होता है। ये फोर्स सराउंडिंग कंक्रीट को ट्रांसफ़र होती है। इसमें मैकेनिज्म को फ्लेक्सुरल बॉन्ड कहते हैं। इसका इंट्यूशन अगर समझें तो स्टील अकेला एक्स्ट्रा फोर्स नहीं ले सकता, कंक्रीट उसको रजिस्ट करता है। जो स्टील होता है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं ले सकता, कंक्रीट उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है। ये इंट्रैक्शन ही फ्लेक्सुरल बॉन्ड है। मतलब ये जो इंट्रैक्शन हुआ है ना, यही फ्लेक्सुरल बॉन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलपमेंट के बारे में। लेट समीशन नोट is a total parameters of all bars. समी dx is equals to small length of beam and uf जो होती हैं वो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस होती हैं। क्या होती हैं? फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। अब बात करते हैं फोर्स इन इक्विलिब्रियम के बारे में। तो uf इज इक्वल्स टू uf समीशन नोट dx इज इक्वल्स टू dt होता है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं dt, तो ये हो जाएगा uf इज इक्वल्स टू dm बाई जेड डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पर जो v बराबर है वो होता है डी एम बाई डी एक्स, और इसका जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा यू एफ इज इक्वल्स टू बी बाई समीशन नॉट जेड। अब इसका इंट्यूशन समझते हैं कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर फोर्स के। जो ये शेयर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। अब बोलते हैं जहाँ शेयर ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। कुछ ऑब्जर्वेशन है वो समझते हैं कि अगर हाई शेयर लोकेशन से तो हाई फ्लेक्सुरल बॉन्ड होगा। डिनोमिनेटर के अंदर जो ये समीशन नोट है, इसका होने का मतलब है कि ज़्यादा पेरीमीटर बॉन्ड स्ट्रेस कम, स्मॉल डायमीटर वार ज़्यादा पेरीमीटर, इसलिए स्मॉल वार का यूज बॉन्ड के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो अफेक्टेड बाय किस किस चीज़ से होता है? अपीयरेंस ऑफ द फ्लेक्सुरल क्रैकिंग, लोकल स्लिप ऑफ रेनफोर्सिंग बार इन कंक्रीट, स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट्स। जिसका इंट्यूशन से वो है कि रियल बीम आइडियल कंडीशन में काम करती है, क्रैक, स्लिप, स्प्लिटिंग एक्चुअली बॉन्ड बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं हाउ फ्लेक्सुरल क्रैकिंग अफेक्ट्स फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। क्या हुआ? हाउ फ्लेक्सुरल क्रैकिंग अफेक्ट फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, जिसमें पहला आता है फ्रॉम अर्लियर इक्वेशन से। तो ये आपको मैंने पहले बताया ही था कि फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस वेरीज विद द शेयर फोर्स। अगर शेयर फोर्स ज़ीरो हो जाता है यहाँ पर, तो ये जो है यू एफ ये भी ज़ीरो हो जाएगा, जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका क्या मीनिंग निकलता है, क्या सेंस निकलता है। इसका सेंस है कि ज़ीरो शेयर लोकेशन पर फ्लेक्सुरल बॉन्ड डेवलप्ड नहीं होगा। जब शेयर फोर्स ज़ीरो है तो मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए टेंशन भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगी। बट इन रियलिटी में क्या होता है कि ये आइडियल अजम्पशन कम्प्लीटली ट्रू नहीं होता है। रेनफोर्सिंग बार में टेंशन क्रैक के बीच वेरी करता है,
इवन कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लोकेशन पर भी टेंशन वेरिएशन हो सकता है। क्रैक आने के बाद टेंशन सिर्फ स्टील नहीं लेता है, कंक्रीट भी थोड़ा टेंशन लेता है बिटवीन द क्रैक्स, इसलिए बार टेंशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है। इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है इवन एट ए कांस्टेंट मूवमेंट रीजन। इसका रिजल्ट होता है कि कंक्रीट कुछ टेंशन कैरी करता है और स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस रिड्यूस करता है टू सम एक्सटेंट। एक नोट दे रखा है 10 रुपये का, देख लेते हैं। फ्लेक्सुरल क्रैक जनरली कंप्रेशन रीजन में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है जो फ्लेक्सुरल क्रैक जनरली कंप्रेशन रीजन में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंचोरेज या डेवलपमेंट बॉन्ड के बारे में। क्या होता है एंचोरेज और डेवलपमेंट? इसका जो बेसिक आइडिया होता है, बॉन्ड डेवलप्ड होता है एक्सट्रीम कट ऑफ एंड पर। बार टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स में हो सकती हैं। फॉर वेरिएशन एंड के बीच ट्रांसफ़र होता है, जो फोर्स वेरिएशन एंड्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है। इसका इंट्यूशन समझते हैं। स्टील बार को कंक्रीट के अंदर इतनी लेंथ देनी पड़ती है कि वो अपनी फुल स्ट्रेस डेवलप कर सकें। अगर लेंथ कम होगी तो बार पुल आउट हो जाएगा। बॉन्ड डेवलप्ड होता है एक्सट्रीम कट ऑफ एंड पर, बट टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स में हो सकती हैं। फोर्स वेरिएशन एंड के बीच ट्रांसफ़र में होता है। अब कैंटिलीवर बीम के केस में अगर हम समझें तो एंड ए जो होता है वहाँ पर स्ट्रेस जो होता है 0 होता है। एंड बी जो होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और टेंसाइल स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है, जिसका मीनिंग होता है कि फोर्स वेरीज बिटवीन ए टू बी। दिस वेरिएशन ऑफ फोर्स सराउंडिंग कंक्रीट को ट्रांसफ़र होता है थ्रू एंचोरेज बॉन्ड स्ट्रेस। बार एक एंड रिलैक्स्ड है, बार का एक एंड रिलैक्स्ड है मीन्स 0 स्ट्रेस, और दूसरा एंड फुल्ली स्ट्रेस्ड है। ये जो स्ट्रेस का बिल्टअप है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। ये ग्रेजुअल ट्रांसफ़र ही एंचोरेज बॉन्ड है। बॉन्ड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम समझें तो ये प्रोबेबल वेरिएशन होता है। बॉन्ड स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। अज्यूम्ड जो वेरिएशन होता है इसके अंदर कि बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है यू एवरेज, वो यूनिफॉर्म माना जाता है। कैसा माना जाता है? यूनिफॉर्म। प्रैक्टिकल अजम्पशंस की बात करें तो कांस्टेंट बॉन्ड स्ट्रेस ओवर डेवलपमेंट लेंथ होता है। डेरिवेशन ऑफ एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? जो फाई बराबर होता है वो डायमीटर ऑफ बार होता है। एल जो होता है वो डेवलपमेंट लेंथ होता है, और एफ एस जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस इन बार होता है। अब बात करते हैं टोटल बॉन्ड स्ट्रेस, जो होता है 5 पाई एल म्यू एवरेज यू एवरेज। तो फोर्स इन बार क्या होगा? π/4 फाई स्क्वायर एफ एस मैक्सिमम स्ट्रेस इन बार। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। पाई एल यू एवरेज इज इक्वल्स टू π/4 फाई स्क्वायर एफ एस, और जो इसकी फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो यू आएगी यू एवरेज इज इक्वल्स टू फाई एफ एस डिवाइड बाई 4L। इसका जो मीनिंग है, रिक्वायर्ड बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन बार डायमीटर, स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट लेंथ। कोर अंडरस्टैंडिंग समझे इसकी कि ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड होगी। बड़ी डायमीटर, ज़्यादा बॉन्ड डिमांड। प्रॉपर एंचोरेज इंश्योर फुल स्ट्रेस डेवलपमेंट। बात कर समझते हैं इसको कम्प्लीटली। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट लेंथ का मतलब है इतनी लेंथ जिसमें बॉन्ड स्टील को 0 स्ट्रेस से फुल स्ट्रेस तक सेफली ले आए। ये आरसीसी सेफ्टी का फंडामेंटल कंसेप्ट है। नेक्स्ट बात समझते हैं डेवलपमेंट लेंथ। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डेवलपमेंट लेंथ? किसी भी सेक्शन पर बार का कैलकुलेटेड टेंशन या कंप्रेशन अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ से डेवलप किया जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट डेवलप लेंथ से डेवलप किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ क्या प्रिवेंट करती है?
ये पुल आउट इन टेंशन और पुशिंग आउट इन कंप्रेशन को प्रिवेंट करती हैं। एरिया रिक्वायर्ड एलडी प्रोवाइड नहीं हो सके तो बॉन्ड हुक या मैकेनिकल एंचोरेज यूज़ करो। इसका इंट्यूशन समझते हैं। स्टील को कंक्रीट के अंदर इतनी लेंथ चाहिए जिससे वो अपना फुल स्ट्रेस सेफ्टी डेवलप कर सके। कम लेंथ बार स्लिप करेगा और फेलियर होगा। अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। जो बॉन्ड फोर्स बराबर होता है बार फोर्स। तो बॉन्ड फोर्स क्या होता है, पाई फाई एल टी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर इंटू एफ एस। Therefore, L is equals to pi Fs for TV। ये जो टाउ भी है ये डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है और फाई जो है बार डायमीटर है, एफ एस जो है स्ट्रेस इन बार है। इसका इंट्यूशन समझते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किन किन चीज़ों के, बार के डायमीटर के और बार के स्ट्रेस से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेस से। सो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ भी को समझते हैं। IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू गिवन है वो है डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन के लिए 60% इंक्रीज अलाउ है, बार इन कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज अलाउड है। अब टेबल 1 जो दे रखी है वो डिफरेंस कंक्रीट ग्रेड के लिए टाउ वी की वैल्यू डिफरेंस है। ये यहाँ पे पूछ रहा था बाबा कि वो टेबल कहाँ गया है, टेबल यहाँ मिसिंग है, टेबल को देखना। बेटर कंक्रीट के लिए बेटर बॉन्ड इसलिए टाउ भी इंक्रीज होता है। एक और टेबल दे रखी है 7.2, वो है कि डेवलपमेंट लेंथ ऑफ फुली स्ट्रेस्ड 0.87 FY सिंगल बार इन टेंशन होता है। तो 5 बराबर होता है बार डायमीटर। अब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो लार्ज डायमीटर होगा तो लार्ज डेवलपमेंट लेंथ होगी, हाई स्ट्रेस होगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी हाई होगी, हाई बॉन्ड स्ट्रेस होगा तो डेवलपमेंट लेंथ छोटी होगी। सो एंचोरेज इंश्योर्स सेफ्टी अगेंस्ट पुल आउट। नेक्स्ट चलते हैं बंडल्ड बार या डेवलपमेंट लेंथ नियर सपोर्ट। बंडल्ड बार के अंदर क्या है, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार बंडल्ड इंडिविजुअली बार का LD इंटू इंक्रीज फैक्टर होता है। इंक्रीज इन LD जो है डेवलपमेंट लेंथ, अगर 2 बार इन कॉन्टैक्ट है तो 10%, 3 बार इन कॉन्टैक्ट है तो 20%, 4 बार इन कॉन्टैक्ट है तो 30% होगा। जिसका रीज़न ये है कि इंटरफेरेंस एरिया रिड्यूस हो जाता है, इनएफेक्ट पैरामीटर इन बॉन्ड्स। समझते हैं इसको। जब बार चिपक कर बंडल में होते हैं तो उनका इफ़ेक्टिव कॉन्टैक्ट एरिया कंक्रीट से कम हो जाता है, और कम कॉन्टैक्ट होगा तो कम बॉन्ड होगा, और कम बॉन्ड होगा तो ज़्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ एट सपोर्ट। डेवलपमेंट लेंथ एट सपोर्ट क्या होती है, वो होती है LD लेस देन इक्वल M1B प्लस L0 होता है। M1 बराबर जो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, B जो होता है शेयर फोर्स एट सपोर्ट होता है, L0 जो होता है लेंथ ऑफ रिइंफोर्समेंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट होता है। अब इसकी बात समझते हैं। सपोर्ट के पास शेयर हाई होता है और मोमेंट रैपिडली चेंज होता है, इसलिए यहाँ बॉन्ड डिमांड ज़्यादा क्रिटिकल होती है। कन्फाइनमेंट इफेक्ट एट सपोर्ट समझते हैं। कन्फाइनमेंट इफेक्ट एट सपोर्ट क्या होता है, इफ रिइंफोर्समेंट एंड इज कन्फाइंड बाय द कंप्रेसिव रिएक्शन। क्या, इफ रिइंफोर्समेंट एंड इज कन्फाइंड बाय द कंप्रेसिव रिएक्शन M1B1 value can be increased by 30%. If reinforcement end is confined by the compressive reaction, so M1B1 ratio value can be increased by 30%. If not confined by the compression, that normal condition apply होगी। अब इसका डीप इंट्यूशन समझते हैं।
अगर सपोर्ट रिएक्शन स्टील को प्रेस कर रही है तो बॉन्ड इम्प्रूव होता है। कंप्रेशन हेल्प करता है स्लिप रोकने में, इसलिए अलाउड वैल्यू इंक्रीज की जा सकती है। अब बात करते हैं इसको सेटिस्फाई कैसे करना है। तो सेटिस्फाई एल डी लेस देन इक्वल M1 B प्लस L0 होता है। क्या होता है, ये जो M1 होता है ना, ये मोर नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करो, ठीक है, और L0 बार को सपोर्ट के आगे तक एक्सटेंड करो। और जो डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ मेन बार जो होता है स्मॉल बार स्मॉलर एल डी। सो प्रैक्टिकल इंट्यूशंस की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में कंप्रेशन करना पड़ता है, सॉरी डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़्यादा बार होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, ज़्यादा एक्सटेंशन होगा तो स्पेस का इशू होगा, स्मॉल डायमीटर होगा तो डिटेलिंग्स चेंज हो सकती हैं। सो बंडल्ड बार एल डी इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट लेंथ सपोर्ट रीजन पर बॉन्ड क्रिटिकल होता है। कंप्रेशन रिएक्शन जो होती है वो बॉन्ड इम्प्रूव करती है। कंप्रेशन रिएक्शन प्रॉपर डिटेलिंग इंश्योर सेफ्टी करती है। नेक्स्ट समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फेलियर। बॉन्ड फेलियर हो सकता है कब, जब फेलियर ऑफ एडिशन हो, स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट हो, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन फ्रंट ऑफ रिब्स हो, शेयरिंग ऑफ कंक्रीट अलोंग सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर बात करें हम पहला कि फेलियर ऑफ एडिशन, दैट मीन्स स्टील और कंक्रीट का केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। दूसरा बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब है कि कंक्रीट बार के अराउंड ब्रेक हो जाता है। इसके बाद में जो आता है क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन फ्रंट ऑफ रिब्स, दैट मीन डिफॉर्म बार के रिब के आगे कंक्रीट क्रश हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है शेयरिंग ऑफ कंक्रीट, दैट मीन्स बार के अराउंड कंक्रीट शेयर हो जाता है। इसका इंट्यूशन समझते हैं कि बॉन्ड एक तरह से फेल नहीं होता है, या तो चिपकने से टूटता है, या कंक्रीट फटता है, या रिब के आगे क्रश होता है, या शेयर से स्लाइड होता है। बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के तरीके। इसमें पहला आता है रिब्ड या डिफॉर्म्ड बार यूज़ करो, स्मॉलर डायमीटर बार्स यूज़ करो, हायर कंक्रीट ग्रेड यूज़ करो, कवर इंक्रीज करो, लेंथ ऑफ अमेंडमेंट इंक्रीज करो। सो मैकेनिकल एंश्योरेज यूज़ करो इसके अंदर, जिसका डीप इंट्यूशन क्या है, बॉन्ड इम्प्रूव करना है तो ग्रिप बढ़ाओ, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाओ और कंक्रीट स्ट्रॉन्ग करो। क्या क्या, ग्रिप बढ़ाओ, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाओ और कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं कि बार को ज़्यादा लेंथ दो, बैंड हुक्स और मैकेनिकल एंश्योरेज जो होता है, इसका पर्पज होता है डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है बात करते हैं पर्पज ऑफ डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड सेफ्टी करना, सेटिस्फाई करना। बॉन्ड हुक्स या मैकेनिकल एंश्योरेज का पर्पज होता है डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना, जिसकी बैंड वैल्यू होती है ईच 45 डिग्री बैंड पर 4 इंटू बार डायमीटर होता है, जो मैक्सिमम 16 इंटू बार डायमीटर भी होता है। बॉन्ड वैल्यू होती है एट ईच 45 डिग्री बैंड पर। बात करते हैं बैंड एंड हुक्स के बारे में।
तो कंक्रीट में बियरिंग स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं। कंक्रीट में बियरिंग स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं। टर्निंग रेडियस सफिशिएंट होना चाहिए एंड बियरिंग स्ट्रेस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइक नट, बोल्ट, बेल्टेड प्लेट्स एंड प्रोवाइड इफ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग फुल वार स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेट लेंथ कम पड़ती हैं तब हम बार को बेंड करके या हुक देकर उसमें बियरिंग रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। अब सिर्फ बॉन्ड नहीं बल्कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी काम करता है। सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अगर हम इसकी देखें तो बॉन्ड फेल होता है, अलग अलग मोड में होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इम्प्रूव की जा सकती है। डेवलपमेंट लेंथ कम हो तो बॉन्ड हुक से कंपनसेट करो। देन डिटेलिंग इज as important as calculation. Detailing is as important as calculation. अब बात करते हैं ensuring bar in tension. 456-2000 के अकॉर्डिंग डिफॉर्म्ड बार एंड एंश्योरेज की ज़रूरत नहीं है अगर डेवलपमेंट लेंथ सेटिस्फाई हो रही है। प्लेन बार में हुक प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। स्टैंडर्ड हुक या बैंड जो होता है SP16 टेबल नंबर 66 के अकॉर्डिंग होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड 250/1963 यूज होता है। टेंशन में बार पुल आउट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर डेवलपमेंट लेंथ सफिशिएंट है तो एक्स्ट्रा हुक नहीं चाहिए। प्लेन बार में रिब नहीं होते हैं इसलिए हुक देना ज़रूरी होता है। एंश्योरिंग बार इन कंप्रेशन की बात करते हैं। 456-2000 के अकॉर्डिंग एंश्योरेज जो लेंथ होती है वो डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन होती है। सो हुक बैंड या स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड बैंड डेवलप लेंथ में काउंट होंगे। ठीक है, हुक बैंड या स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड बैंड जो है वो डेवलपमेंट लेंथ में काउंट होंगे। उसके बाद इंट्यूशन समझते हैं तो कंप्रेशन में बार पुश होती है, सो पुल आउट का रिस्क कम होता है, इसलिए टेंशन का कंप्रेशन में एंश्योरेज ईजियर होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर एंश्योरेज। 456-2000 के अकॉर्डिंग एनी मैकेनिकल डिवाइस अलाउड अगर बार की पुल स्ट्रेंथ डेवलप कर सके, कंक्रीट को डैमेज ना करे, इंजीनियरिंग इंचार्ज का अप्रूवल हो। सिर्फ बेंडी ऑप्शन नहीं होता है, मैकेनिकल लॉकिंग भी यूज कर सकते हैं अगर शेफ हो तो। अब बात करते हैं एंश्योरिंग शियर इन्फोर्समेंट। इंक्लाइंड बार की बात करते हैं। टेंशन जोन में डेवलपमेंट लेंथ मेजर होता है फ्रॉम एंड ऑफ स्लोपिंग इंक्लाइंड पोर्शन। टेंशन जोन में डेवलपमेंट लेंथ मेजर फ्रॉम एंड ऑफ स्लोपिंग इंक्लाइंड पोर्शन से। उसके बाद बात करते हैं कंप्रेशन जोन में मेजर फ्रॉम मिड डेप्थ ऑफ बीम होता है। स्टीरअप की बात करते हैं, ट्रांसवर्स टाई होता है। स्टीरअप्स की बात करते हैं जो ट्रांसवर्स टाई होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइडेड व्हेन बैंड इज 90 डिग्री। कंटिन्यू बियॉन्ड द कर्व जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 85। कंप्लीट डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइडेड व्हेन स्टीरअप या ट्रांसवर्स टाई के अंदर 90 डिग्री बैंड में प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यूस बियॉन्ड 85। 130 डिग्री बैंड में जो कंटिन्यू बियॉन्ड कर्व होता है वो ग्रेटर देन 65 होता है। 180 डिग्री बैंड में जो कंटिन्यू बियॉन्ड कर्व होता है वो 45 होता है। 5 जो है बार डायमीटर है। शियर एनफोर्समेंट क्रैक को होल्ड करता है। अगर एंड प्रॉपरली एंश्योरेज नहीं होगा तो स्टीरअप ओपन हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर बेंड एंगल प्लस एक्स्ट्रा लेंथ मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। 90 डिग्री बेंड के लिए 85, 130 डिग्री के लिए 65, 180 डिग्री के लिए 45। ओवरऑल स्टैंडिंग की बात करें, टेंशन में पुल आउट होता है, कंप्रेशन में ईजियर एंश्योरेज होता है, मैकेनिकल डिवाइस अलाउ होती है, शियर एनफोर्समेंट में स्ट्रिक्ट बैंड रूल है, प्रॉपर डिटेलिंग रियल सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेनफोर्समेंट स्पेसिंग। ये क्या होता है रेनफोर्समेंट स्पेसिंग? बाई स्पेसिंग आर रिक्वायर्ड्स। बार अवेलेबल लेंथ अगर लेस देन और रिक्वायर्ड लेंथ से, यानी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्टेशन लिमिट। चेंज इन बार डायमीटर।
जिसका पर्पज होता है एक्सियल लोड को एक बार से दूसरे बार में सेम लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसफ़र करना होता है। एक सिंगल लॉन्ग बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए दो बार को ऐसे जॉइन करते हैं कि फोर्स स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाए। सो बार अवेलेबल लेंथ इज लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ, तो चेंज इन बार डायमीटर। एग्जांपल कॉलम, जिसका पर्पज होता है एक्सियल लोड को एक बार से दूसरी बार में सेम लाइन ऑफ एक्शन पर ट्रांसफ़र करना होता है। कोड रिकमेंडेशन जो होता है 456/2000 होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर में स्प्लाइस। उन सेक्शन पर नहीं होना चाहिए जहां मूवमेंट ग्रेटर देन 50% ऑफ द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो। एक सेक्शन पर हाफ से ज़्यादा बार स्प्लाइस नहीं होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ स्प्लेसिंग की बात करें तो लैपिंग ऑफ बार, बेल्डिंग ऑफ बार, ये मैकेनिकल कनेक्शंस होते हैं। क्या क्या होता है मेथड्स ऑफ स्प्लाइसिंग के अंदर? लैपिंग ऑफ बार, बेल्डिंग ऑफ बार्स एंड मैकेनिकल कनेक्शन। इसका डीप इंट्यूशन अगर मैं समझूं तो जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है वहाँ ऑलरेडी स्ट्रेस हाई होगा, अगर वहीं पर स्प्लाइस कर दिया तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हम बात करते हैं लैप स्प्लाइसिस के बारे में। इसका मेथड्स होता है बार को सर्टेन लेंथ तक ओवरलैप करना होता है, जिसका मैकेनिज्म होता है एंचोरेज डेवलपमेंट बॉन्ड से एक्सियल फोर्स को ट्रांसफ़र होता है। ये नॉट परमिटेड करता है वेरी लार्ज डायमीटर। जब बार 36 mm से ज़्यादा हो उस टाइम पे बेल्डेड स्प्लाइस प्रेफर करते हैं। प्रैक्टिकल डिटेलिंग की बात करें तो बार को थोड़ा बेंड करना डिज़ायरेबल होता है कोलिनियर फोर्स ट्रांसफ़र के लिए। स्ट्रेट लैप लेंथ जो होती हैं वो होती हैं 15.5 या 200 mm। जो इनमें से ज़्यादा होगी वो हम स्ट्रेट लैप लेंथ यूज़ करेंगे। लैप लेंथ जो होती है वो ग्रेटर दैन इक्वल होती है डेवलपमेंट लेंथ के। जो मिनिमम लैप होती है वो ग्रेटर दैन होती है 35 फ्लेक्सुरल और डायरेक्ट टेंशन के लिए, और 24 जो होती हैं वो कंप्रेशन के लिए होती हैं। लैप कितनी होती हैं? मिनिमम लैप लेंथ, कंप्रेशन फ्लेक्सुरल के 35, विच एवर मोर। स्ट्रेट लैप लेंथ डिफरेंट डायमीटर बार मीट्स होते हैं। लैप लेंथ बेस्ड ऑन होता है स्मॉलर डायमीटर। टेंशन मेंबर स्प्लाइसेस होता है एनक्लोज बाय द स्पाइरल जो ग्रेटर दैन 6 mm होता है, और जो पिच होती है वो लेस दैन इक्वल टू 100 mm होती है। अब बात करते हैं इसके मास्टर इंट्यूशंस के बारे में। लैप स्प्लाइस में एक्चुअल फोर्स ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट स्टील टू स्टील नहीं होता है बल्कि कंक्रीट के थ्रू होता है, इसलिए सफिशिएंट ओवरलैप मैंडेटरी है। वेल्डेड स्प्लाइस या मैकेनिकल एंचोरेज क्या होता है? ये सूटेबल होता है लार्ज डायमीटर बार्स के लिए जहाँ पर लैप स्प्लाइस रिकमेंडेड नहीं है। एडवांटेज की बात करते हैं इसके कि एडवांटेज क्या होता है? रेनफोर्समेंट स्टील कंजम्पशन रिड्यूस होती हैं। रिक्वायरमेंट्स जो इसके अंदर होता है, टेंशन टेस्ट करना ज़रूरी है एडीपीएसी चेक के लिए। अब बात करते हैं स्पेशल काउशन के लिए। कोल्ड वर्क डिफॉर्म्ड बार वेल्डिंग में स्ट्रेंथ लॉस का रिस्क होता है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट स्प्लाइस होती हैं जो लेस दैन 80% ऑफ बार डिज़ाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन स्प्लाइस होती हैं। अब बात करते हैं एडिशनल डिटेलिंग के बारे में। बार्स सेम डायमीटर होना चाहिए। 2 से 3 स्मॉल डायमीटर लैप बार होती हैं जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद द फिलेट वेल्ड होती हैं। उसके बाद जो लैप बेल्डिंग होती है वो इंटरवल ऑफ 5 क्या होती है? लैप बेल्डिंग जो होती है ना 5 के इंटरवल्स होती हैं टू रिड्यूस लैप लेंथ। कोड प्रोविजन समझते हैं कोड का, तो कोड क्या कहता है? एंड बियरिंग स्प्लाइस अलाउड होती हैं फॉर बार इन कंप्रेशन के लिए। ठीक है, ये फिनिश हो गया।